आदाब नाजरीन, खास बात आंध्र तेलंगाना का ये वक्त ज़रूर है, लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नतायज की। न्यूज़ 18 सुबह से ही अपने नाजरीन को नतायज के पल पल की खबर देता रहा है। दिल्ली के नतायज साफ हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए 70 सीटों में से 63 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई है। तो कांग्रेस दिल्ली असेंबली में इस बार भी खाता खोलने में नाकाम हो चुकी है। दीगर पार्टियों को भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम को जारहाना तरीके से चलाया। मरकजी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और रियासतों के वुज़रा ने भी बीजेपी के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई, लेकिन बीजेपी के दोहरे दो हिस्सों को नहीं पहुंच सकी है। दीगर पार्टियों को भी दिल्ली के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तो दिल्ली असेंबली में इस बार मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। जी हाँ, आपके 5 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई है, जिसमें इमरान हुसैन, हाजी यूनुस, शोएब इकबाल, अमानतुल्लाह और अब्दुर्रहमान असेंबली में दाखिल हो गए हैं। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैदराबाद से जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं अजीमुद्दीन असद और कांग्रेस तर्जुमान है शुजात अली सूफी, और इलाहाबाद से बीजेपी तर्जुमान हैं फिरासत अली बाकरी, जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वो दिल्ली कैंपेन पर भी गए थे। और स्टूडियो में मेरे साथी आज़म आज़मी भी हैं और दिल्ली से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तालिब इल्म का उनका दौर है। किस तरह की दिल्ली उस वक्त की थी और आज के इन नतीजों ने क्या कुछ बताया है। अजीमुद्दीन असद से पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आज दिन है, यानी आपका दिन है। अजीमुद्दीन असद, आप लगातार सुबह से नतीजों को देख रहे हैं, किस तरह का नतीजा सामने आया है, और आपके लिए मुबारकबाद। केजरीवाल जो है हैट्रिक कर चुके हैं। नतीजों का जो फ़र्क है और दिल्ली के जो इंतखाबात हैं, इसको आप पहले तौर पर कैसे देखते हैं आज की इस जीत को दिल्ली की? शुक्रिया सभी नाजरीन। मैं भी दिल्ली कैनवेजिंग के लिए गया था। इलेक्शन से 2 दिन पहले वापसी हुई जी। वहां पर गरीबों में और आम लोगों में काफ़ी जोश था, और बीजेपी के 200 एमपी, 4 सीएम और करीब 50 से ज़्यादा मिनिस्टर्स लगे हुए थे, और पूरे इंडिया की आंख जो है दिल्ली पर लगी हुई थी। और वहाँ पर जो इलेक्शन है, ये काम के बुनियाद पर लोग इलेक्शन में वोट डालें। चाहे वो आप एजुकेशन सेक्टर ले लो, हेल्थ ले लीजिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट्स और फ्री वाटर 20,000 लीटर पर मंथ, और लेडीज़ के लिए बस सर्विस फ्री, और कई चीज़ें हैं जो अगर आप ऑटो वालों से पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे, भाई हमको जो LOP लेना पड़ता था एवरी 3 इयर्स 1500 रुपये बनकर, वो भी फ्री हो गया जी। और पहले रिश्वत देना पड़ता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो पब्लिक जो है काम के बुनियाद पे ये वोट दी है, और इससे हमको काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि बीजेपी इतना जोर लगा दी थी कि जियो या मरो, उस टाइप की कैनवेजिंग हुई है दिल्ली में जी। लेकिन जो आम आदमी तो आम आदमी होता, उसको क्या चाहिए, सिर्फ जो है जो बेसिक नीड्स है हर इंसान के लिए, वो आम आदमी पार्टी कर दिखाई। यानी आम आदमी की जीत है, एक तरह से आम आदमी की जीत हुई है दिल्ली में। बिल्कुल अजीम साहब, जिस तरह से 5 साल बिल्कुल में आम आदमी वादे की किए जीत है। थे, तकरीबन बिल्कुल आपका कहना है कि हमने तकरीबन वादे पूरे कर दिए हैं। अब अगला 5 साल कैसा गुजरेगा, किस तरह के तरक्काती मंसूबे हैं आपके? हाँ, ये अभी जो है, ये जो ऑलरेडी जो महिला क्लिनिक चल रहे वो और बढ़ेंगे। 20,000 क्लासरूम्स बने, जो ऑलरेडी बनाए, और क्लासरूम्स बनेंगे। और यमुना रिवर का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो अगले 5 साल में यमुना रिवर में जो गंदगी है वो साफ करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे काम करेंगे, और नए हॉस्पिटल्स में बेड्स ऐड होंगे। यही जो है मेन वो है रिपोर्ट कार्ड जो हमारा है पिछले 5 साल का। और हम क्या करेंगे इसमें, यमुना रिवर एक है, फिर हेल्थ सेक्टर है, स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी अरविंद केजरीवाल साहब जो है सीरियस है। जो ग्रेजुएट्स बाहर निकले हुए हैं उसमें स्किल्स नहीं है, उनको फिर जो है उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे रोजगार के लिए। ये भी जो है आने वाले 5 साल का हमारा मुद्दा है। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की जा रही थी, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए।
इसके अलावा सीसीटीवी भी आपने कहा था कि 1 लाख के आसपास सीसीटीवी लगाए जाएंगे पूरी दिल्ली में, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो क्या इस साल जो अगला 5 साल है, क्या उसमें इसी को पूरा करेंगे या नई चीजें भी ऐड करेंगे इसमें? नहीं, डेफिनेटली 1.5 लाख का टारगेट है सीसीटीवी का, और वो काम तो चल रहा है, जगह जगह हर जगह काम चल रहा है। वो तो सुरक्षा के लिए एक जरूरी है, वो तो काम चलेंगे। अगर आप दिन में 2000 भी लगा लिए सीसीटीवी तो साल में 60,000 ही होंगे जी। ये तो 1.5 लाख की बात, 1.5 लाख सीसीटीवी की बात है। जी। तो ट्रैफिक को भी देखना पड़ेगा, हर चीज को देख के काम करना पड़ेगा। काम तो चल रहा है, हो जाएगा। मैं समझता हूँ 1-2 साल बिल्कुल, केजरीवाल ने भी कहा कि हमने जो कुछ किया है और भी मजीद बहुत कुछ काम करना अभी बाकी है, मौका देती है दिल्ली तो जरूर करेंगे। बहुत कुछ है। जी जी, हमारे साथ तो शुजात अली साहब भी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। शुजात साहब, दिल्ली के नतीजे, दिल्ली के इस बार के नतीजे, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा है इस बार दिल्ली में, क्योंकि खाता नहीं खुला, लीड में भी आप कहीं नजर नहीं आए। आखिर कांग्रेस कहां है शुजात साहब? देखिए, शीला दीक्षित की सरकार कितने साल चली? 15 साल चली, क्योंकि जी। मुसलसिल वहां पर डेवलपमेंट होता रहा। 15 साल के बाद लोगों में एक इश्तियाक पैदा होता है कि कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो शीला दीक्षित से ज्यादा काम करके दिखाए। तो उस तरह से वहां पर तब्दीली आई है। लेकिन हम अपने कारकुनों के साथ चुनाव में थे, परसेंटेज कम हुआ, सीट नहीं मिली, ये तो चुनाव में होता है ऐसा। कहीं कहीं पर आप स्ट्रांग होते हैं, कहीं कहीं पर आप कमजोर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हिंदुस्तान के लिए इंतहाई मुबारकबाद की मुस्तहिक है, वो है भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह शिकस्त खाना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इंतखाबी मुहिम में है, 200 अरकान पार्लियामेंट मुहिम में है, 36 मिनिस्टर्स इंतखाबी मुहिम में है, 1 लाख आरएसएस के कारकुन उसमें मुलविस हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर्स जो है उसके लिए मुहिम चला रहे हैं बीजेपी के लिए, 4 साबिक चीफ मिनिस्टर्स मुहिम चला रहे हैं। उसके बावजूद फिरका परस्त ताकतों पर एक बहुत बड़ा तमाचा दिल्ली में पड़ा है, और ये हाल इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा। जीत हार कोई बात नहीं होती जानना चाहूंगा, जब 2-4 पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल शीला दीक्षित के दौर का जिक्र किया, जब उनका इख्तिदार था उस दौर का जिक्र आपने किया। बहुत तरक्याती काम किए, मैं दिल्ली में मौजूद था उस वक्त, मैंने देखा है वाकई बहुत काम किया। लेकिन क्या लोगों ने उस काम को भुला दिया या कांग्रेस को भुला दिया? जी जी, या कांग्रेस वो काम जो है जनता तक सही पहुंचा नहीं पाई है? कांग्रेस को नहीं बुलाया, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो है जितना स्टॉक होता है वो हम कर बैठते हैं, लेकिन अवाम ये चाहती है कि उससे बेहतर कोई पार्टी आए, वो जो ज्यादा से ज्यादा हमें सहूलतें दे। तो इस तरह की बातें होती हैं इलेक्शन में। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हमको बहुत बड़ी सीख मिली है। हम एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतों को बुरी तरह पछाड़ देंगे, ये हमें यकीन है। और दिल्ली का इलेक्शन उसी बात की तरफ इशारा करता है। एक बात बहुत ईमानदारी से बताइए, आप बहुत साफ बोलते हैं, दो टोक बोलते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। आपको बताइए, बीजेपी के हारने की खुशी ज्यादा है, केजरीवाल के जीत की खुशी ज्यादा है? बीजेपी की हारने की खुशी यकीनन ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में नफरत की सियासत नहीं चलेगी, सिर्फ काम की सियासत चलेगी, रिजल्ट्स की सियासत चलेगी। आज हमारे पास जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अमल हो रहा है हिंदुस्तान में, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है, मनरेगा कांग्रेस पार्टी की देन है, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की देन है। मैं आपको कितने चीजें गिनाऊं, तो मुझे दोनों चीजों पर खुशी है कि बीजेपी को शिकस्त हुई, यानी फिरका परस्ती को बहुत बड़ा तमाचा सहना पड़ा, और केजरीवाल की जो जीत है वो डेवलपमेंट की जीत है। हम दोनों बातों पर खुश हैं, और हम इस बात का अहद करते हैं कि आने वाले तमाम चैलेंजेस को हम खंदा पेशानी से कबूल करेंगे। और एक सवाल ये है कि आप पर ये इल्जाम है कि आप एसी रूम में बैठकर फैसले लेते हैं, एसी रूम में बैठकर इलेक्शन लड़ते हैं, आपके जो बड़े लीडर हैं वो रोड पर नजर नहीं आते। बीजेपी की तरफ से अगर आप देख लें, चाहे पीएम हो या अमित शाह हो, दिन रात सड़कों पर मेहनत करते हैं, रैलियां करते नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरह का माहौल नहीं दिखाई देता।
अब इस हार के बाद या इस तरह के जो नतीजे आए हैं, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह का जोश आएगा कि सड़कों पर आप निकलेंगे? जो एसी रूम में आपके बड़े लीडर, सीनियर लीडर हैं, एक भी रैली में वो शिरकत करते नजर नहीं आए, क्या वो सड़कों पर अब नजर आएंगे आइंदा इलेक्शंस में? देखिए, अगर हम जलसे नहीं करते, रैलीज नहीं करते, तो क्या हम मध्य प्रदेश में जीतते? क्या हम छत्तीसगढ़ में जीतते? क्या हम राजस्थान में जीतते? वहां पर क्या लोगों हम के पास ऑप्शन नहीं था, पौंडीचेरी में अल्टरनेट जीतते? नहीं था। क्या हम महाराष्ट्र में जो बिल्कुल हमने फरजाद अली साहब, वहां पर लोगों के पास अल्टरनेट नहीं था, दो ही पार्टियां थी, या तो इनको देना या तो इनका। यहाँ पर तीन ऑप्शन थे लोगों के पास। देखिए, जो पार्टी नहीं, देखिए, जो पार्टी जो है ऊंचाई पे जाती है, उसके बाद उसका ढलान शुरू होता है। अब मुझे बताइए कि मुसलसिल बीजेपी हार रही है कि नहीं हार रही है? इवन बाई इलेक्शंस हार रही है बीजेपी, स्टेट्स हार रही है। कहां जो पूरा का पूरा जो है गिरवी जो है नक्शा था हिंदुस्तान का, अब देखिए कहीं कहीं छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? लेकिन शुजात साहब, इसको तो पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर जीत हार सकते। एक अगर हम 2015 और गारंटी के साथ जो 2020 है की बात पूरी करें, चीज़ दिल्ली है। इलेक्शन की, शुजात साहब, तो पोलिंग जो उनका परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, बीजेपी का भले ही सीट नहीं मिली है, ठीक है, 3 की जगह वो 8 हो जा रहे हैं, 7 हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 38.7 हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो अपने वोटर्स पर पकड़ अभी बनाए हुए हैं। फर्क भले ही थोड़ा कम ज्यादा हो गया हो। देखिए, बीजेपी के पास जो स्टॉक था कम्युनलिज्म का, वो दिल्ली के चुनाव में खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ शाहीन बाग है और कुछ भी नहीं है। सारी बातें उसी की, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ये कितनी गिरी हुई पॉलिटिक्स है। आप कहते हैं कि 9 करोड़ आपके जो है मेंबर्स हैं, समंदर जैसे वसी हैं आप, लेकिन कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुर्की वाड़े की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे बदनुमा दाग है उनकी पॉलिटिक्स, इसीलिए हम बेइंतहा खुश हैं। चलिए ठीक, हमारे साथ एक और मेहमान है फरासत बाकरी, बीजेपी के जो तर्जुमान हैं, फोन लाइन पर जुड़े। फरासत बाकरी, दिल्ली के नतीजों से बीजेपी ने क्या सीखा है? बातें बहुत हुई लेकिन नतीजा कुछ और आया। बातें जो हुई हैं वो तो अपनी जगह बराबर है। दिल्ली की आवाम जिस तरीके से मैंडेट दिया है उसका हम खैर मकदम करते हैं जी, और अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद पेश करते हैं जी। अब रहा सवाल पब्लिक का, दिल्ली की पब्लिक का, जी, ये लोग किस तरह से अरविंद केजरीवाल के झांसे में आए हैं और उसमें जो बोलना चाहिए कि ये भी तो वहां कहा से जा जो- सकता है कि आपके झांसे में नहीं आए हैं। नहीं, दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जी, जी, नहीं, बीजेपी ठीक के है, झांसे आपकी में नहीं अपनी आए, ये बात भी तो है। कहा जा सकता है। हमारा तो ग्राफ बड़ा है, हमारा तो ग्राफ बड़ा है साहब। जहाँ पे 3 सीट थे वहाँ पे हमारे सीट आप जो है, खुश हैं? 7 सीटों को लेकर मुतमईन है आप? जितनी मेहनत नहीं, आपने दिल्ली में की नहीं, है, जितनी मेहनत हमने- आपने दिल्ली में की है, क्या आप देखिए, मुतमईन हैं, खुश हैं 7 सीटें हमारी- लेकर? हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा काम है आवाम तक जाना। हम आवाम तक गए, आवाम ने हमको जो है जिस तरीके से एंटरटेन करना था किया। 7-8 सीट हमारे जो है दिल्ली में आए हैं, 3 सीट थे साबित। नहीं बाकरी साहब, इतने बड़े लाव लश्कर के साथ आप दिल्ली का इलेक्शन 70 ये सीटों के लाव लिए इतनी लश्कर बड़ी जो आप मेहनत बोल की रहे हैं, आपने, सुनिए, और आप सर। 7-8 सीट पर खुश हैं। नहीं, खुश की बात नहीं है, लाव लश्कर की बात नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास मैन पावर है, हमने मेहनत की है। ये सवाल वही है ना, हम तक गए हैं। आप खुद जी, कह रहे हैं इतना सब कुछ है लेकिन 8 आप सीट इतनी मेहनत नहीं करते तब भी 7 सीटें आपको आ जाती। अभी आपके स्क्रीन पे जो बता रहा है 8 सीट तक जो है हमारे को आने की उम्मीद है। हो सकता है और फाइनल रिजल्ट जब तक आ जाएंगे और परिणाम जो भी आएगा उसमें देखेंगे। जी, जी नहीं, ये लेकिन कह रहे थे कि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करते तब भी 7-8 सीटें तो आ ही जाती। नहीं, मेहनत तो हम हर हाल में करेंगे, मेहनत तो हर हाल में करेंगे। जी नहीं, एक चीज और है बाकरी साहब, मनोज तिवारी वहां के, ठीक है, मुखिया है दिल्ली के, बहुत सी दिल्ली चीजें के हुई। हैं। अब उनका बयान जो शाम का है वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, ब्लेम गेम नहीं करेंगे आगे अब, यानी आगे अब सीधे तौर पर काम की सियासत होगी, बातों की सियासत नहीं होगी। नहीं, अभी भी हम काम की सियासत करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम की सियासत थी दिल्ली में, जी जी, तो फिर ये बटन ऐसे दबाओ, करंट वहां तक लगे, यहां तक लगे, ये काम की बात है? ये पॉलिटिकल बटन है सर। ये बटन तो जो है ये भी वहां तक जुमला था लगने का, ये करंट जो जहां तक लगने का था, करंट तो लगा है वहां तक। कहां लगा सर करंट? पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीते हैं इस बार। जहां आप लगाना चाहते हैं वहां तो लगा नहीं। नहीं, हम पॉलिटिकल करंट देना चाह रहे थे, उसको आप लोग
गलत डायवर्शन में लेके गए हैं बात को। जी शुजात अली साहब, क्या कहेंगे आप? करंट कहां कहां पहुंचा है? भले ही कांग्रेस जो है अभी फिलहाल दिल्ली में अंधेरे में है, लेकिन करंट कहीं का कहीं पहुंच गया, क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो बिस्तरा बोलिया गोल हो गया सर, डब्बा गोल हो गया कांग्रेस का, दिल्ली से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मैं गोल हो समझता जाएगा। हूं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं होगी जी। कि प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक खास फिरके की तायद करता है और एक खास फिरके की मजम्मत करता है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि वजीर फाइनेंस कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये अरे देश कौन के सी गद्दारों सियासत को है? गोली कहां मारने लेकर की गए आप आपको क्यों लग हिंदुस्तान रही है को? गोली वो? क्या आपको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है? हिंदुस्तान के इतिहास से प्यार नहीं है? कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को? बातें ही बातें, पूरी बातें हुई, एक भी तरक्की की बात आपने नहीं की, और इसका नतीजा ये निकला, ऑरोगेंस का नतीजा ये निकला कि आप जो है फिर बुरी तरह हारे हैं। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर बदरपुर से एक सीट जो है बीजेपी लीड कर रही है, ये आप देख सकते हैं। 7 सीटों पर जो है कामयाबी हासिल की है बीजेपी ने, एक सीट पर अभी लीड कर रही है। इसका नतीजा हो सकता है कुछ ही देर में मिल जाए। बहरहाल कुल मिलाकर 8 सीटों की अगर हम बात कर लें बीजेपी के लिए, वाकई कुछ सीटें ज़रूर बीजेपी की बढ़ी हैं। लेकिन बाकरी साहब, अगर आप लोकसभा की बात करें, लोकसभा में आपको भारी बहुमत, एक बड़ा एतमाद मिलता है, ठीक है, सारी सीटें मिलती हैं, लेकिन आप स्टेट लेवल पर भी जाकर वही लोकसभा वाली बातें करेंगे तो आम जो लोग हैं, जनता है दिल्ली की, उसको अपनी भी फिक्र होगी ना। जैसे आप अपनी पार्टी की फिक्र करेंगे, अपनी जीत की फिक्र करेंगे, तो आम आदमी अपनी जीत के अपने मुद्दों की फिक्र करेगा। तो क्या अब बातचीत का ढंग बदलना पड़ेगा? अगर रियासत का इलेक्शन होता है तो आप लोकसभा वाली बातें नहीं कर सकते। दिल्ली में काफी मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिल्ली की पोल्यूशन का है, ट्रांसपोर्ट का है, ट्रैफिक सिस्टम का है। जी, अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आ जाती तो डबल इंजन गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलती। झारखंड में आपकी सरकार थी, डबल इंजन था, लोगों ने वहां पर भी नकारा है आपको। अरे पब्लिक मैंडेट है साहब, उसको क्या कर सकते हैं? तो दिल्ली में भी वही मानिए फिर। हम तो मान रहे हैं, पब्लिक के मैंडेट को सलाम कर रहे हैं हम तो। नहीं तो डबल इंजन की सरकार शायद नहीं चाहती है, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी सिर्फ नेशनल लेवल पर रहेगी, स्टेट लेवल पर दूसरी पार्टियां जो लोकल पार्टियां वो रहेंगी? आप देखिए दिल्ली में साथ के साथ हमारे सांसद हैं, दिल्ली की बल्दियां पूरी बीजेपी है। तो आप देख रहे हैं नजफगढ़ से बीजेपी पीछे है, अजीत सिंह है, ये एक सीट पर जो बातें हुई थी नजफगढ़ से, और आम आदमी पार्टी जो है लीड कर रही है। एक सीट बची है। अब कुल मिलाकर 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल गई। हमारी बातचीत चल रही है फिरासत अली बाकरी, जो कि दिल्ली में इस बार के इलेक्शन में वो रहे, वहां पर घूम फिर कर देखा है, सब कुछ दिखा है। बाकरी साहब, ठीक है, आप आम लोगों तक पहुंचे, दिल्ली के कैंपेन में आप गए थे, मूड समझ नहीं पाई बीजेपी, क्या कहेंगे इसको? नहीं, दिल्ली के लोगों तक या सिर्फ अपना राग आप अलापते रहे कि हम जो कह रहे हैं वही सुनिए? नहीं, ऐसा नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए, हमारी बात कभी भी नहीं। हम लोग जो है तानेशाही लोग नहीं है, नौकरशाही लोग हैं। हमारा काम है अवाम के दरवाजे तक जाना। हम गए हैं और अवाम जिस तरीके से वहां पे दिल्ली में 3 से 8 सीट पे हमारे को लाके छोड़ी है। तो तानाशाही कौन है? आप तानाशाही नहीं है। नहीं, कौन है फिर तानाशाही? हम तो नौकरशाही है जी। लेकिन बीजेपी की मुखालफत करना तो देशद्रोह में शामिल कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की मुखालफत करना, सरकार की मुखालफत करना, पीएम की मुखालफत करना, सीधे देशद्रोही करार दे रहे हैं आप लोग। नहीं, वो जो कानून है, कानून के मुताबिक काम होगा, देशद्रोही का जो कानून है। लेकिन आपके जो बड़े लीडर हैं वही बोल रहे हैं, जो भी बड़े लीडर हैं या आपके वर्कर हैं वो सीधे ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। पीएम के अगेंस्ट कोई बोलता है, अमित शाह के खिलाफ कोई बोलता है, तो सीधे देशद्रोह। एक हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर के साथ या हिंदुस्तान को मिनिस्टर के साथ अगर आप करेंगे तो वो तो आपके साथ जो कानून है उसके खिलाफ बिल्कुल कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या पार्टी की मुखालफत करना अब देशद्रोही के दायरे में आ जाएगा बीजेपी के लिहाज से? ये बात कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को नागवार गुजरी हो। मुखालिफत नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल रेस्पेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल रेस्पेक्ट होना चाहिए, एज पर प्रोटोकॉल उनकी रेस्पेक्ट होना बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है, लेकिन एक चीज ये भी है, दिल्ली में ही प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था कपड़ों से पहचानो इनको। कौन है ये लोग? उसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एक तबके को कहते हैं कि पहचानो कपड़ों से ये कौन लोग हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन है जिसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हैं? वो बात करेंगे। वो भारत के लोग नहीं है। वही कपड़े तो पीएम भी पहनते हैं। भारत के लोग हैं। भारत के ही लोग हैं ना।
जी जी तो फिर अलग से क्यों शनाख्त कर रहे हैं? शुजात अली सूफी कुछ कहना चाहते हैं? जी शुजात साहब। देखिए, मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कहना चाहता हूं जी। कि इन्होंने कहा था कि राम मंदिर वहां पर मौजूद था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है, झूठ है, वहां पर मंदिर नहीं था। दूसरी बात, एक आरटीआई के जरिए सामने आई कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, तो होम मिनिस्ट्री कहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई जो है वजूद नहीं है हिंदुस्तान में। फिर एक आरटीआई डाली गई और पूछा गया कि ये लव जिहाद क्या है, तो वजीर दाखिला ने कहा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में, और कहीं पर भी लव जिहाद के नाम पर कोई केस बुक नहीं हुआ है। जी बाकरी साहब, तीन जो गंदे इन्होंने जो मौजू उठाए थे झूठ के, जी बाकरी साहब, जो मौजूद उठाए उसके थे बाद वो भी कहीं ना कहीं नागवार गुजरे हैं। शाहीन बाग में जो लोग हैं वो हमारे घर में घुसकर हमारी माओ बहनों की रेप करेंगे, कुछ तो और क्या लिख कर करें? आता है आपने सुना आरटीआई कि औरतें औरतों का रेप करेंगी? आपकी वॉइस औरतें? जी बाकरी क्या साहब, बता रहे सूफी साहब, क्या बता रहे हैं? सूफी साहब ये बता रहे हैं कि आरटीआई के तहत जो बातें निकल कर आती हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई बात नहीं होती, ठीक है। और उन्होंने, खैर ये मुद्दा नहीं था मंदिर मस्जिद का, लेकिन नौजिहाद का भी जिक्र किया, कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कि गलत है आप जो कह रहे हैं, तो गलत बातें जनता तक फैला कौन रहा है? सूफी साहब जो है मुद्दे से हटाना चाह रहे हैं आज नहीं, के इसलिए डिबेट को। मैं नहीं हटना चाह रहा हूं ना आप। जी जी जी, तो गलत बातें आपके नेताओं की तरफ से कही जाएंगी, बहुत सी बातें इस बार इलेक्शन में कही गई, तो क्या आप कम से कम लगाम लगेगी किस पे? गलत बयानबाजियों पे? काम की बात छोड़कर सिर्फ बयानबाजी। हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का आज का स्टेटमेंट सुनिए आप, क्या बयान दिया है उन्होंने। जी जी, मैं आज के देखिए, आज पार्लियामेंट के लिए बाकरी साहब, आज तो सर सबके बयान बदल गए हैं, सबके लहजे, सबके सुर बदल गए हैं। मनोज तिवारी 8 तारीख के दिन क्या कहा था उन्होंने? मेरा ट्वीट संभाल के रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ठीक है। आज बदल गई उनकी जबान, बोल रहे हैं ब्लेम गेम अब नहीं करेंगे। कपिल शर्मा क्या कह रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया 8 तारीख को, आज क्या कह रहे हैं उनका बयान? कपिल मिश्रा का जो बयान है, आज उनका बयान बदल गया। शेम शेम। अब ये बताइए, दिल्ली में जीता कौन? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जीता कौन? इंडिया जीता। इंडिया जीतेगा। दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो लाजिमी बात है इंडिया जीतेगा। तो सर फिर पाकिस्तान कहां गया? आज गायब कर दिया आपने पाकिस्तान को। बिल्कुल। फिर ये पाकिस्तान है कौन? ये जिसने कहा उनसे पूछिए। बीजेपी नहीं कहा है, आपके लोगों बीजेपी ने कहा सर, हार गए वो हार गए, वो मैच अपना खुद का मैच हार गए। वो ठीक हारे है नहीं जी, कोई हारे नहीं। जिलानी इसमें। मैं ये तो mandate जिलानी है मैं ये public कहना का। चाहूंगा, जी जी शुजात साहब। इंडिया हार जीत तो और लगी भारत में रहेगी। मैच हुआ और हिंदुस्तान जीत गया। हिंदुस्तान ही जीतेगा ना। नहीं, ये तो शुजात साहब कह रहे हैं हिंदुस्तान जीतेगा, हालांकि खैर चलिए। असद अजीमुद्दीन असद कुछ बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इतना सब कुछ करे बाद भी हमारा रेवेन्यू सरप्लस हुआ आम आदमी पार्टी का। ये जो हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो या एजुकेशन सेक्टर में, आपको पता है इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में दिल्ली के स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से। तो ये बीजेपी लड़ाई झगड़े के बजाय, हिंदू मुस्लिम के बजाय, अगर जिस तरह काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किए, उनके कई राज्यों में उनकी हुकूमत है, वो अगर इंप्लीमेंट करे, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा लेकिन एक आम आदमी को फायदा होगा। ऐसा पॉजिटिव में क्यों नहीं? लेकिन अजीमुद्दीन असद, आप अभी जो हम ये कामों नहीं को बोल रहे कि गिनवा रहे 15 लाख का क्या हुआ, बीजेपी हम या ये फिर नहीं बोल रहे फरासत कि बाकरी 2 का करोड़ यही क्या कहना हुआ। है कि साहब गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी, कामयाब हुई है गुमराह करने में। क्या दिल्ली के लोग वाकई गुमराह हो सकते हैं? एक बड़ा तबका पढ़ा लिखा है, इतनी बड़े मैंडेट देने वाले लोग वाकई क्या गुमराह हो सकते हैं? नहीं, यहां पर मैं बताऊं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हिंदुस्तानियों ने जिताई है जीत। ये किसी एक मजहब का नहीं है। अभी ये बीजेपी को जो है ये बंद करना पड़ेगा देश को बांटने की बात। जी, जो जिस तरह दिल्ली में जिस तरह डेवलपमेंट हुआ, कोई एक राज्य में करके बताए और हम रेवेन्यू सरप्लस करें। हम इतना सब फैसिलिटी दे। बिल्कुल अजीम साहब, एक चीज जानना चाहिए, दिल्ली को आपने एक मॉडल बनाया है, तो क्या आपकी आम आदमी पार्टी इस चाहिए। मॉडल को कहीं और लागू करना चाहेगी? आने वाले कई इंतखाबात हैं, क्या आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करेगी, कुछ और रियासतों में
अपनी किस्मत आजमा सकती है? डेफिनेटली ये जी देखिए, अब जहां भी इलेक्शन होंगे, अब हमारा अरविंद केजरीवाल साहब जहां भी लड़ेंगे तो हमारा यही मुद्दा रहेगा कि हमको वोट दो, हम आपको जो है ये चीज देंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, हर चीज में हम पैसा सेव कर रहे, चाहे ब्रिज बन रहा हम 100 करोड़ रुपए सेव कर रहे। जहां जहां भी पहले ऐसा होता था 340 करोड़ का अगर कोई ब्रिज है तो 500-600 करोड़ तक चले जाता था। यहां पर आम आदमी पार्टी उसको 80 करोड़ 90 करोड़ कम में कर रही, उसमें से दे रहे जी। ये हमारा जो टैक्स का जो पैसा है उसको सही यूटिलाइज कर रहे। ठीक है, फिरासत बाकरी तो साहब है ये हमारे चीज साथ अभी। हर जगह अगर हुई तो आम आदमी जी का फिरासत डेवलपमेंट साहब, होगा। जैसा कि आम आदमी पार्टी किताब बता रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। जब बीजेपी आई थी बहुत अच्छी बातें थी, लोगों ने उसको यकीन किया और उस बात पर 2014 से लेकर अब तक आपकी जो है सरकार है दिल्ली में, ठीक है, मरकज में। गुड गवर्नेंस को अब एक चैलेंज हो रहा है केजरीवाल की तरफ से, गुजरात मॉडल या फिर दिल्ली मॉडल, कितना बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी सरकार के लिए? देखिए, गुजरात मॉडल एक डिफरेंट है, दिल्ली मॉडल एक डिफरेंट है। यहाँ पर जो आपके आम आदमी के साहब बैठे हैं, असद साहब जी, उनको जो है दिल्ली के ब्रिज के बारे में खाली मालूम है और दूसरे इश्यूज के बारे में उनको मालूम नहीं है। बताइए क्या इश्यूज हैं? जिस तरीके से उनका दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है डिपार्टमेंट कह दिया है सीएम को कि हम आगे इसको और सब्सिडी नहीं दे पाएंगे, हम लॉस में जा रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो केजरीवाल ने आवाम को लालच दी है, जैसा कि 200 यूनिट पानी का, 200 यूनिट करंट का और पानी पोल्यूटेड वाटर फ्री देने का, जहां हर घर में आरओ लगाना पड़ा है जी। तो ऐसे कई चीजें हैं जहां पर उनको पब्लिक की समझ में अभी नहीं आ रहा है। अभी एक 3 महीने ये मार्च के बाद देखिए केजरीवाल क्या स्टेप लेते हैं। तो आप ये समझा नहीं पाए दिल्ली के लोगों को? क्या आप नहीं समझा पाए केजरीवाल ये झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं है ये? हम तो बताए हैं अवाम को। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि साहब 24 घंटे करंट होगा। केजरीवाल ने अमित शाह की एक रैली की फुटेज भेजी थी कैमरा लगाकर, उसी कैमरे की फुटेज भेजी थी जी। तो 24 घंटे कहां करंट होगा? दिल्ली में केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं, अगर ये उनका दावा झूठ है तो बीजेपी के इतने नेता मिलकर दिल्ली की आवाम को बता क्यों नहीं पाए? कितने नेता मिलकर सर, आप लोगों को यह भी मिसगाइड किया गया है कि 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 50 मिनिस्टर्स, बताइए आपके पास फुटेज अगर है तो 5-7 मिनिस्टर इलेक्शन से एक दिन पहले बाकायदा इन्होंने अलग अलग बस्तियों में रातें गुजारी है, वहां पर लोगों से मुलाकात की है। 200 बिल्कुल 200 एमपी वहां पर मौजूद थे। 3 पे डाटा होगा, बताइए 200 एमपी ने 50 एमपी का बताइए, 10 मिनिस्टर का बताइए डाटा मुझे आप। जी शुजात साहब, पूरी रैलियां देखिए आपने, कितनी रैलियां की, जितने वजीर आला हैं अलग अलग स्टेट के सब वहां पर मौजूद थे। नहीं तो मैं गिनाता हूँ नाम कौन कौन काम किए दिल्ली मिनिस्टर। बताइए कौन किसने काम नहीं किया ये बताइए। देखिए किसने काम नहीं किया ये बताइए। बीजेपी के किस लीडर ने वहां पर काम नहीं किया? का नाम आए नीतीश कुमार उनके जो है साझेदार आए। जी जी। बीजेपी के किस लीडर ने दिल्ली में काम नहीं किया इलेक्शन के लिए? एक का नाम बताइए। काम किया है, आपने बता रहे कि 50 मिनिस्टर काम किया है, 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम किया है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, बताइए कौन किया है? 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सारे मेंबर पार्लियामेंट कहीं पर मौजूद है, कौन नहीं मौजूद है, वही तो जानना चाह रहे हैं। बीजेपी का दावा है, आप लोगों को बोलने के 1 लाख आरएसएस के कारकुन वहां थे, ये बीजेपी का दावा, हमारा दावा किया है। देखिए हमारे पार्टी के जो दावा हमारा नहीं है भाई, बीजेपी का दावा है। कार्यकर्ता है, हम उनके शुक्रगुजार हैं जो दिल्ली में काम किए हैं। और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आपके कार्यकर्ता है, उसमें क्या शक है? हमारे कार्यकर्ता का हम शुक्रगुजार हैं जो वहां पे दिल्ली में आके काम करे हैं और हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, हमारे सीटें बढ़ी हैं। और आप लोग जो बोल रहे हैं कि 50 मिनिस्टर करे हैं, ये मैं आपको टोटल ग्राउंड जीरो लेवल से इनका करता हूँ और इसमें 50 मिनिस्टर कोई काम करे। बिल्कुल, अमित शाह रैलियों में कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे दिल्ली में, गली में पर्चे तक बांटे उन्होंने। मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली आए इनके कारकुन। ऐसा है सूफी अरे साहब, इनको लोकल कारकुन बाखरी नहीं था, हिंदुस्तान भर के कारकुन वहां पहुंचे और मुहिम चलाई। नहीं आए ना, मैं दिल्ली में हूँ। जी बाखरी साहब, आप दिल्ली में थे इसीलिए आपसे ज्यादा बातचीत हो रही है, क्योंकि आपने पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखा बीजेपी के और दूसरी पार्टियों को भी देखा है। ठीक है, लेकिन दिल्ली का ये चुनाव बाखरी साहब, मुद्दे हमेशा, हालांकि बीजेपी जो है विकास की बात करती थी, सबका साथ की बात करती थी, विश्वास की बात कर रही थी, लेकिन ये विकास, साथ और विश्वास दिल्ली में आके कहीं गुम हो गया है।
ठीक है, केजरीवाल टेररिस्ट है, कांग्रेस केजरीवाल मिलके शाहीन बाग खड़ा कर रहे हैं, मुद्दे कहीं से कहीं भटक गए। आम आदमी का मुद्दा तो खत्म ही हो गया। नहीं, आम आदमी का मुद्दा जो है वो अपनी जगह स्टैंड स्टिल है जी, कहीं उन्हें भटका है जी। ये अवाम को भटकाने के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट ये अवाम दिल्ली की खुद परिणाम देख लेगी। आम आदमी को जिता कर लाने का क्या होगा इनका। जी शुजात साहब, बीजेपी की अपनी कैंपेनिंग तो अपनी जगह है, ठीक है। मैं एक बात पूछूं आम आदमी पार्टी का आज नतीजा सामने है। जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शीला दीक्षित के बाद आप दिल्ली को कोई चेहरा नहीं दे पाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने सीएम की शक्ल में कोई चेहरा नहीं दिया। मोदी के नाम पर दिल्ली का इलेक्शन लड़ा गया, लोगों तक बात जो पहुंचनी थी पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पिछड़ गई। या फिर केजरीवाल के साथ कांग्रेस की कोई डील थी? देखिए, मैंने आपके सामने एतराफ़ किया है कि कांग्रेस पार्टी को तैयार होना है दिल्ली में कैडर खड़ा करना है, और इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। और बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए जोश के साथ, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमको आप बहुत ही एक्टिव देखेंगे। और आने वाले चुनाव जितने भी होंगे उसमें हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा। दिल्ली में क्या कोई चेहरा कांग्रेस की तरफ से आगे लाया जाएगा? कारकुन कहां से आए, उन्होंने खुद एतराफ़ किया। नहीं, दिल्ली में क्या कांग्रेस कोई चेहरा सामने लेके आएगी? शीला दीक्षित के बाद कोई चेहरा सामने नहीं है आपके पास? कांग्रेस की नहीं, आपके पास भी मदन लाल खुराना के बाद कोई चेहरा नहीं जिसको हम पहचान सके? आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, बीजेपी के पास भी मदन लाल खुराना के बाद हम ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसको दिल्ली के आवाम याद कर सके। पर गौर किया जा रहा है 67 और यकीनन कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है सर। यकीनन नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना भूल जाइए। 62 पे आप भी हारे हैं सर। हाँ, और 20 साल तक जो है कांग्रेस जो है दिल्ली में या कहीं भी इलेक्शन का भूल जाइए। अरे हमने कब दावा किया कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था भाई? नहीं, हमने तो दावा नहीं किया कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर था। हमने ये कहा कि हम जो है हार को बड़ी पेशानी से कबूल करते हैं, और जो लोग गिरते हैं वही उठकर भागते हैं। बीजेपी दौड़ में नहीं है बोले थे, अब कांग्रेस कहां चले गई? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ना कांग्रेस दौड़ में नहीं है इस बार, वो तैयारी कर रहे हैं, 5 साल की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, जिलानी मुझे एक नहीं हुई अभी, नाबालिग जमात। जी शुजात, देखिए जिलानी, मुझे एक बहुत बड़ी जिलानी कांग्रेस को नाबालिग जमात कह रहे हैं, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। दे रहा हूं कि भाई कांग्रेस मैं कुछ कहना चाह रहा हूं तो सुनिए तो सही। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी में जो मुस्लिम कारकुन हैं इंक्लूडिंग बाखरी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि जो लोग बोली से नहीं सुनते उन्हें गोली मारी जाए। एक और मिनिस्टर कहता है कि मुल्क के गद्दारों को फला फला फला। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको तो पहचाना जा सकता है ड्रेस से। ये बोली, ये जबान इस हिंदुस्तान के लिए कोई मुनासिब जबान है? इस पर हमको गौर करना है। आइए प्रोग्राम से लड़िए, फाइनेंशियल प्रोग्राम में लड़िए, आपके एम्प्लॉयमेंट के इशू पर लड़िए, महंगाई के इशू पर लड़िए इलेक्शन, हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने के नाम पे इलेक्शन लड़िए, लोगों को नजदीक करने के नाम पे इलेक्शन लड़िए। उसके बजाय ये हिंदू मुसलमान करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें कोई दुश्मन मुल्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मुल्क को बांटने की। इस पर उनको गौर करना चाहिए। अगर जब भी मंथन करेंगे उनको इस बात पर गौर करने के लिए कहा जाना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम की सियासत को खत्म करें। बिल्कुल ये मुद्दे और ये बातें हैं। इस बार दिल्ली इलेक्शन ने इन बातों को कहीं ना कहीं नकार दिया है। शुजात साहब, इन बातों को दिल्ली इलेक्शन में आवाम ने नकार दिया है कि साहब अब ऐसी बातें, ऐसी बोली अब नहीं चलेगी। ठीक है, अब 2-3 चीजें हैं शुजात साहब आपसे भी, बाकरी साहब आपसे भी। अब आगे जो इंतखाबात हैं, ठीक है, आज ममता बनर्जी ने कह दिया कि साहब मगरिबी बंगाल में भी यही नतीजे या यही जो है तस्वीर देखने को मिलेगी बीजेपी को। अब स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं
वो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, वो अब मजबूत हो रही हैं। झारखंड का आप रिजल्ट देख लीजिए, अब दिल्ली का आज रिजल्ट ले लीजिए, आगे जाकर बिहार का रिजल्ट क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। वहां पे भी बड़ी सियासत चल रही है। जेडीयू, रुकिए आराम से है सर, टाइम बहुत है, आप आराम से बात कीजिए, बहुत टाइम दूंगा आपको बहुत टाइम दूंगा, आराम से, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली के और झारखंड के इन नतीजों का असर बाकरी साहब आगे जाकर स्टेट लेवल की पार्टियां अपने तशक्कुस को बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मैसेज है, क्या कहेंगे आप? बाकरी साहब पहला आपसे, आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर शुजात साहब बोलेंगे। देखिए, स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है, नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो टोटल डिफरेंट है। बिल्कुल अभी जो वेस्ट बंगाल का आपने जिक्र किया है ममता बनर्जी का, जी, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं लास्ट ईयर, उसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 8, आज हमारे हैं 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट बंगाल में, जी। तो वहां पर भी हमारा गिराफ जिस तरीके से लोकसभा में बढ़ा है, असेंबली में भी हमारा गिराफ जो है, दिल्ली में भी आपका गिराफ आम इंतखाबात में बढ़ा था, 7 सीटें आपके पास थी, जी। तो यानी आप सिर्फ नेशनल लेवल पर रहेंगे, है नहीं, लोकसभा में रहेंगे, स्टेट के हवाले कर देंगे, तो सर फिर राज्यसभा में बड़ा मसला होगा आपको। वेस्ट बंगाल में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार बने। राज्यसभा में तो बड़ा मसला होगा फिर आपको, अब जिस तरह से कानून धड़ल्ले से पास हो रहे हैं एक एक करके, उसमें बड़ा मसला हो जाएगा, जिस तरह से आप स्टेट वाइज पीछे आ रहे हैं। अब नहीं, स्टेट वाइज हम कभी पीछे नहीं आए, हमेशा आगे आए। अच्छा, बंगाल में मुद्दा क्या रहेगा? सीए एनआरसी रहेगा या कुछ लोकल इश्यूज उठाएंगे आप वहां पर? कहां पर? बंगाल में, मगरबी बंगाल में। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, उसकी बहस छोड़ दीजिए अब। एनआरसी और एनपीआर, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सीए में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है? जिस तरह से आपकी हार हो रही है, शिकस्त हो रही है लगातार, दिल्ली ने भी उसका असर दिखाया है, तो क्या थोड़ा बहुत इसमें तरमीम की जो मांग हो रही है, क्या तरमीम की जा सकती है उस पर? ये हार और जीत का जो है, जो डिसीजन हमारी नेशनल बॉडी करेगी, जो हमारे पीएम साहब करेंगे, अमित शाह साहब करेंगे, बिल्कुल मंथन करेंगे, मन की बात भी आगे हो सकता है सुनने को मिले। इस वक्त हमारे साथ निरंजन हमारे साथी जुड़ गए हैं शाहीन बाग से। शाहीन बाग बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली इंतखाबात में, शाहीन बाग में कुछ लोग भी मौजूद हैं। निरंजन, क्या कुछ आप अपडेट देंगे आज के इस नतीजों पर? शाहीन बाग के लोग, दिल्ली के लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? निरंजन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस वक्त शाहीन बाग में ही खड़ा हूँ, जहाँ पे लगातार पिछले 2 महीने से 60 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं उसी जगह खड़ा हूँ और मैं कई लोगों से यहाँ जो शामिल हैं, जो यहाँ धरना प्रदर्शन में लगातार, उनसे मैं बात करने की कोशिश किया, तो इन्होंने कहा कि आज मैं मीडिया से साफ तौर पर बात नहीं करूँगा और मैं मौन धारण किए हुए हूँ। अब इनका ये व्यक्तिगत मामला है, मैं इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है अमानतुल्लाह, उनकी जीत हुई है। निश्चित तौर पर कहा जाए तो जिस तरह से पिछले आम आदमी पार्टी ने कैंपेन कर रहा था, वो बहुत बड़ा एक जो रिजल्ट आया है ये पक्ष में जरूर गया है। ये जो इस तरह से चुनाव के मुद्दों में जो मामला को रखा गया था वो बिल्कुल उल्टा हुआ है और केजरीवाल सरकार के जो काम करने के जो तरीके थे उसके पक्ष में यहाँ के मतदाताओं ने, यानी कि दिल्ली की जो जनता है, करीब मान के चढ़े 1 करोड़ 40 लाख ने उस केजरीवाल के साफ तौर पर यहाँ के जो काम काज हुए हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की बात करें और आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार की बात करें, तो उसके पक्ष में परिणाम हुआ है। और इसमें कहीं से कोई मुद्दा बिल्कुल नहीं रहा शाहीन बाग का मुद्दा को उछालने की कोशिश की गई। निरंजन, आपके साथ लोग हैं मौजूद, वहां पर उनसे बात कीजिए करना चाहूंगा, लेकिन इसमें जी शाहीन बाग तक करंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मेरे साथ यहाँ स्थानीय कई लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भीड़ है यहाँ जी। जस्ट मेरे पीछे यहाँ जो है लगा हुआ वो कैंप है, इसी में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ कई युवा भी हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर वो यहाँ युवा मौजूद हैं। लेकिन मैंने कई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की आने से पहले ही, कि क्या आप लोग सीधे तौर पर बातचीत करेंगे या बताएंगे आज जो परिणाम आए हैं फेवर में, यानी कि आम आदमी पार्टी के फेवर में आए हैं, इसके बारे में आप लोग बातचीत। साथ तौर पर उन्होंने मना किया कि नहीं, आज मैं इस बारे में कुछ मीडिया से बिल्कुल साफ तौर पर मना किया बोलने के लिए। बिल्कुल निरंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, शाहीन बाग का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखिए, मेरे 17 तारीख को दोबारा वहां पर सुनवाई होने वाली है। जी बात कर लीजिए पहले।
देखिए मेरे साथ हैं यहाँ पे, लेकिन सीधे तौर पर कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। अब मैं यहाँ तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ स्थानीय लोग बोले कि नहीं, मैं उनको सारी बातें यहाँ समझा दिया कि मैं यहाँ पे आया था, और जो आज परिणाम आए हैं, यहाँ क्षेत्रीय विधायक यहाँ जो अमानतुल्लाह हैं, यानी दूसरी बार यहाँ से वो विधायक बन गए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो मामले हैं लगातार जो चल रहे हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हैं इसमें, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश किया कि क्या इस मुद्दे पर आप बात करेंगे। जीत है, आज सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो परिणाम आए हैं, यानी दिल्ली सरकार जिस तरह से कामकाज किया, उस बारे में भी आप बातचीत करें। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं जो विकास के काम किए हैं, उस बारे में बात करें। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा रहा इस कैंपेनिंग में, जो पिछले करीब 1.5 महीने से जो मुद्दा चल रहा था, उस बारे में निरंजन कम से कम ये पूछिए क्या करंट इनको लगा, जो अमित शाह ने कहा था बटन दबाओ इतना कि शाहीन बाग में करंट लगे। सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अमित शाह ने जो कहा था करंट लगा, क्या उसका असर वहां शाहीन बाग तक पहुंचा? आजम मसला ये है कि निरंजन कह रहे हैं कि वहां के लोग बात ही नहीं करना चाहेंगे। एक बार सवाल करके देखिए, पहले से तय कर लिया उन लोगों ने कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। निरंजन, आपकी अपनी बातचीत हुई है तफसील से। देखिए मेरे साथ आप टीवी स्क्रीन पर खुद बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं इनसे सवाल भी कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। क्या आप कुछ बोलेंगे? आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, और जी दिख रहा है निरंजन, वो बात करने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल इन्होंने मना किया। बिल्कुल आपसे बात अलग से उन्होंने की है, ठीक है, कैमरे के सामने भले ही बात न करना चाहते हो, आज के नतीजे से वो खुश हैं? जी मैं वही सवाल कर रहा हूं, क्या आप आज के नतीजे से खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल कुछ बोलने से देखिए मना करें। मेरे साथ एक और भाई साहब हैं जो यहाँ पे जवाब ले लीजिए। साथ मैंने इनसे बात किया, ये भी इशारे आज में के नतीजे पर बताएं, आप दर्शकों को तो कम से कम बताएं। चलिए शाहीन बाग के हवाले से ही सवाल कर लीजिए कि शाहीन बाग अब आगे कहां तक चलेगा? निरंजन, एक सवाल ये कर लीजिए, 17 तारीख को दोबारा सुनवाई है शाहीन बाग के मामले पर। अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है तो क्या ये धरना खत्म करेंगे या इनका एहतजाज ऐसे लगातार जारी रहेगा? इस ताल्लुक से, इलेक्शन के ताल्लुक से नहीं सवाल पूछिए, इस ताल्लुक से पूछिए कि 17 तारीख को दोबारा सुनवाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है, ये हिदायत दी जाती है कि शाहीन बाग का जो रास्ता बंद है उसको खुलवाया जाए, तो क्या ये लोग राजी होंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वह 17 तारीख को जो सुनवाई चल रही है, फिर दोबारा सुनवाई 17 तारीख को हियरिंग है, इस पर कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं आज बोलेंगे। देखिए कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो यहाँ के मैं कई लोगों से बोलने के ऑफ द कैमरा में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैमरे के सामने ये बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। साफ तौर बोले कि आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है निरंजन, ये लोग अभी फिलहाल कैमरे पर कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। आपके साथ जो बातचीत हुई, आपने जो कुछ देखा वो बता दीजिए। सॉलिडेरिटी के लिए कल जो ब्रूटैलिटी की गई है उसके खिलाफ आज हम लोगों का इस तरह का ये प्रोटेस्ट है, मौन धारण। देखिए जहाँ तक की बात है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड में इन्होंने मुझसे बात की है, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये एक बार टीवी स्क्रीन पर एक बार इनका चेहरा दिखाएं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जामिया में जिस तरह से कल हुआ है उसको लेकर के हम लोग मौन धारण किए हुए हैं, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ के जो छात्र थे जामिया में उस पर लाठीचार्ज हुई है, उसको लेकर के हम लोग मौन धारण किए हुए हैं। इसी को लेकर के हम लोग आज बिल्कुल किसी से भी, किसी मीडिया से, यानी किससे बात करने के हम लोग नहीं। निरंजन, सवाल वही एक बार पूछिए, जिस तरह से जामिया में हुआ कल, अगर शाहीन बाग में भी ऐसा होता है तो क्या रिएक्शन होगा इनका? देखिए लगातार हमारे जो एंकर हैं हैदराबाद से वो सवाल कर रहे हैं, क्या लगातार इस जो धरना चल रहा है उसको, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है 17 तारीख की हियरिंग है, वो जारी रखेंगे? आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल बोलने एकदम बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, बिल्कुल कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। निरंजन, मजबूरी हम उनकी भी समझ सकते हैं, हर उम्र के लोग खामोश एहतजाज है एक तरह से। बिल्कुल ये खामोश एहतजाज है, एक तरह से वो कुछ बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल सही, कुछ कहना नहीं चाह रहे, दिख रहा है एक तरह से। निरंजन, इसको हम खामोश एहतजाज ही मानेंगे एक तरह से। मौन धारण किए हुए हैं, ये साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से कल जामिया के छात्रों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको लेकर के ये कुछ बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि हमारे चैनल से ये लोग कतई नहीं बातचीत करने का जो तरीका है जरूर करते हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जी बिल्कुल निरंजन,
हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे। निरंजन, हम आपकी दिक्कत को भी समझते हैं, आपने ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर बात की है। एक तरह से खामोश एहतजाज है। शुजात अली साहब, आज शाहीन बाग वालों ने, हालांकि इतनी बड़ी जीत है दिल्ली की, और उसका जवाब शाहीन बाग ने भी दिया, शाहीन बाग को ही मुद्दा बनाया गया था। खामोश एहतजाज आज वो कर रहे हैं, मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी भी मीडिया से बात नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं इस खामोश एहतजाज को आप? हालांकि एक इतनी बड़ी जीत है दिल्ली के लिए। ये इंतहाई मैच्योर किस्म का प्रोटेस्ट है। अगर आज वो कुछ भी कहेंगे तो दुनिया की सियासी इल्जामात उन पर लग जाएंगे। बिल्कुल मैच्योर किस्म का एहतजाज है। मैं उस एहतजाज को सलाम करता हूं। और जो एरोगेंस आ गया है भारतीय जनता पार्टी में, उसको अब जरा नीचे आना चाहिए। और शाहीन बाग ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जहां जहां पर शाहीन बाग जैसे मुजाहरे हो रहे हैं, वहां पर यूनियन मिनिस्टर्स को भेज करके बात करके जो शुकूक और शुभात पैदा हुए हैं CAA से, उसको दूर करें। तभी हिंदुस्तान में गैर मामूली तरक्की और गैर मामूली खुशहाली आ सकती है। बिल्कुल, अजीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ताल्लुक है आपका। तो वो मेरे ख्याल में मुखालिफ हिंद पार्टी है। अजीमुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आज जश्न का माहौल है, पूरी दिल्ली जश्न मना रही है, आपकी जीत का जश्न मना रही है, लेकिन शाहीन बाग खामोश है। क्या ये खामोशी अरविंद केजरीवाल तोड़ेंगे? वहां पर पहुंचेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे? और अजीम साहब, शोएब इकबाल ने तो ये भी कह दिया कि शाहीन बाग जीत गया आज, हिंदुस्तान जीत गया आज। जी, ये CAA NRC वगैरह, ये CAA NRC NPR जो है सेंट्रल हुकूमत लाइसो है, उसमें अरविंद केजरीवाल का, हमारी गवर्नमेंट का नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, दिलासा तो दे सकते हैं, वहां पर पहुंच तो वही सकते फॉलो हैं। करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जी अभी आज तो नतीजे है पता नहीं मुझे, लेकिन हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के को पकड़ के चलने वाली पार्टी है। और एक बात हमारे आपको यह बताना चाह रहा हूं, एक मर्तबा अगर हमको पुलिस और ACB अगर हमारे हाथ में आ गई आम आदमी पार्टी के, यकीन मानो बहुत से चेंजेस आ जाएंगे। आप लोग देखेंगे, कई लोग 49 डेज की जब हुकूमत थी, 49 डेज में 20 लोगों को अंदर डाल दिए ACB। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ACB और पुलिस हमारे हाथ से ले ली। हमको वापस दीजिए वो पावर, उसके बाद हम बताएंगे आम आदमी पार्टी का पावर क्या है। जी, एक बार फिर मैं रुक करूंगा शाहीन बाग का। निरंजन हमारे साथ देखना, हिंदुस्तान निरंजन, आपने सारी बातें सुनी है लोगों की। मैं कैमरामैन से आप ये कहिए कि ये जो खामोश एहतजाज है, वो कितनी भीड़ है, कितने लोग खामोश खड़े हैं, वो दिखा दें और वहां के लोगों को एक तरह से मैसेज भी पहुंचाए, क्योंकि वो लोग तो बात नहीं कर रहे हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपके इस एहतजाज को यहाँ बैठे गेस्ट जो है मैच्योर जो है एक तरह से एहतजाज कह रहे हैं और सलाम कर रहे हैं आपके आज के एहतजाज को, कि आपकी खामोशी आज कई सियासतदानों को बयानबाजियों से रोकेगी एक तरह से। निरंजन, उन्हें बताइए वहां के लोगों जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा और मैं अपने साथी मैं अपने कैमरामैन को भी कहना चाहूँगा कि दिखाएं यहाँ पे लोग मौन है और कितनी भीड़ तादाद में है। जो जुनून है, जो जज्बा है, जो उत्साह है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं है। जो शुरुआत के दिन में आज से ठीक 60 दिन पहले यानी 2 महीना पहले जो जज्बा था, जो यहाँ के लोगों में उत्साह था, वही उत्साह आज भी है। आप देख सकते कि मेरे पीछे यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर ही, यानी कि मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर महिलाएं, बच्चे बैठी हुई हैं और लगातार जिस तरह से यानी डे 1 के पहला दिन से बैठ करके वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें भी आज वही उत्साह है और लगातार जारी भी है। मेरे साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, आप देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, इसमें हर तरह के उम्र के लोग हैं। इसमें यूथ भी हैं जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल की है और मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 40 से 45 साल है। लगभग सभी उम्र के लोग इस जगह पे, शाहीन बाग जो जगह है जहाँ से मैं सीधे खड़ा होकर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ, दर्शकों को मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, न्यूज उर्दू के स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से लोग, जैसे ही मैंने यहाँ कैमरा लगाया और मेरे पास आकर के स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई साहब, हम बिल्कुल आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आप ऑफ द रिकॉर्ड में जो बातचीत करना है हमसे आप कीजिए, लेकिन आप कैमरे के सामने हम कुछ बातचीत नहीं करेंगे। मसला यह है कि जो कल जामिया में जो छात्रों के साथ
लाठीचार्ज हुआ है दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में। नहीं निरंजन एक चीज है, ये बता दिया आपने निरंजन, जिस तरह से उन लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बात की, मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे गेस्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक मैच्योर एक तरह से जो है मौन इनका है, और वो मीडिया की तरफ से सियासी तौर पर जो इल्जामात शाहीन बाग पर लगते रहे हैं वो नहीं चाहते। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब सियासी तौर पर शाहीन बाग पर कोई मजीद इल्जाम न लगे? आपको क्या लगता है निरंजन? देखिए बिल्कुल सभी नहीं, बिल्कुल आप जो कहा आपका सवाल जायज़ है, लेकिन सभी मीडिया के तौर पर इन लोग आरोप नहीं लगाया। जैसे ही मैंने यहाँ कैमरा लेके आया, इन्होंने स्वागत किया, मैंने आप आइए, जैसे ही मेरा देखा न्यूज़ 18 का आईडी, मैंने बोला कि मैं उर्दू पर लाइव कर रहा हूँ, तो इन्होंने साफ तौर पर बोला कि आप खड़े होकर के लाइव दें, और ये भी बोला कि आप बिल्कुल किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। इन्होंने इनका एक जुबान था, और बिल्कुल आप देख सकते मेरे साथ चारों तरफ मेरे बीच में मैं लाइव दे रहा हूं और दर्शकों को सीधे मैं बातचीत कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। सभी के साथ इस तरह के बर्ताव बिल्कुल नहीं है जी। एक दो हैं जिनके साथ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन एक जो तरीका होता है जो बातचीत करने का, जिस तरह से मैंने यहाँ आया और ट्राइपॉड खड़ा किया, कैमरा खड़ा किया, लाइव किया, मेरे साथ किसी तरह का सहयोग इन्होंने किया। लेकिन सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि भाई साहब आज आपसे हम बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, हम मौन हैं। इसलिए हम बोले मौन का क्या कारण है? आज तो बहुत खुशी की बात है, आपके क्षेत्रीय विधायक और यहाँ पे जीत हुई है, और लगातार जिस तरह से काम कर रहे थे आपके साथ भी थे, तो बोला नहीं मामला कुछ दूसरा है। तो फिर मैं इनसे लगातार सवाल किया है मामला क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो जामिया में यानी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जो कल पुलिस की लाठीचार्ज हुई है, उसको लेकर कई छात्र घायल हो गए थे। निरंजन एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप लगातार यहाँ के कवरेज करते रहे हैं, तो है जिस तरह की भीड़ भाड़ वहां पर शाहीन बाग में रहती है, जिस तरह से लोग सड़कों पर बैठे हैं, रोड को पूरा जाम कर रखा है, क्या आज भी वही स्थिति बनी हुई है? उतनी तादाद में लोग हैं या कुछ कम ज्यादा हुए, कुछ अंदाजा लग पा रहा है? नहीं, बिल्कुल। मैं इसके पहले भी मैं बताया आपको कि 2 महीने पहले जो इन लोगों में उत्साह था, जो जुनून था, जो जज्बा था, जिस तरह से लगातार ये ठंड में, अब तो हालांकि दिल्ली में सर्दी कम हो गई है, ये फरवरी का महीना है, जो जनवरी का महीना था जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तापमान 4 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली की सड़कों पर, और उस समय यहाँ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब बैठे हुए थे। और अभी तो सर्दियाँ थोड़ी कम हुई है, हालांकि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो अभी जो जिस तरह से 60 दिन पहले जो इन लोगों में उत्साह था, जो जज्बा था, जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए थे, वही जज्बा और जुनून आज भी बरकरार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनका रिएक्शन, उनका रद्द-ए-अमल हम नहीं जान पाए, क्योंकि वो लोगों ने खामोश एहतजाज इस वक्त कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर शाहीन बाग के लोग। लेकिन फिर भी ऑफ कैमरा जो आपसे उन्होंने बात की, आपने हमको बताया, बहुत बहुत मिलाकर एक बात आजम यहाँ पर क्लियर होगी, जामिया के जो हालात थे कल, उस पर एक तरह से इनका खामोश एहतजाज है। बहरहाल दिल्ली के इंतखाबात के नतीजे कितनी दूर तक जाएंगे, कितने असर करेंगे आगे इंतखाबात के लिए, और जो बोली और गोली की भाषा हुई है उसका कितना असर आगे इंतखाबात पर पार्टियों पर पड़ेगा। और 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को अब अपनी जमीन तलाश करनी पड़ेगी रियासती सतह पर, और जो लोकल पार्टीज हैं रियासती सतह पर, वो अब अपनी बका के लिए कैसी जंग लड़ेंगी, किसके साथ इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, ये तस्वीर आगे जाकर साफ होगी। लेकिन दिल्ली के इंतखाबात ने बहुत से पैगामात पूरे हिंदुस्तान को दिए हैं, पूरी सियासी पार्टियों को दिए हैं। शुजात अली साहब, अजीमुद्दीन साहब और फिरासत अली साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया बात करने के लिए। निरंजन, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने बहुत सब्र के साथ वहां के लोगों से बातचीत की। बेहद शुक्रिया आप तमाम का इस बहस में शामिल होने के लिए। आदाब।